दिस इज़ महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू MS क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 लेके चल रहे हैं, दैट इज़ द वर्किंग इंस्टीट्यूशन। और इसमें हमने अभी तक जो है कितने पार्ट कवर कर चुके हैं? 4 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये 5th पार्ट है ना। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्लियामेंट, है ना, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट, है ना, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम आज जो न्यू हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में 2 हाउस के होते हैं ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, है ना, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जिनके पास क्या होते हैं 2 हाउस ही होते हैं। तो इस विषय पे हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट, है ना। सिंपल है, जब 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आपको पता है कि दुनिया की जो कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये क्या करती है? डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसके जो भी रोल हैं, उसके जो भी काम हैं, उसके जो भी पावर्स हैं, उन्हें क्या कर देती है? 2 भागों में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और उन दोनों पार्ट को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कॉल्ड चैम्बर ऑफ हाउसेस, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स एंड दे आर कॉल्ड चैम्बर ऑफ हाउसेस, है ना। उन दोनों पार्ट को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? जैसे मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इनकी अपनी अपनी पावर्स डिवाइड कर दी गई है, ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाएगा कलेक्टिवली? दोनों को चैम्बर ऑफ हाउसेस, है ना, चैम्बर ऑफ हाउसेस। और ये जो चैम्बर ऑफ हाउसेस होंगे ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। जैसे हम इंडिया में इन्हें क्या बोल सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा बोल सकते हैं, है ना। USA में अलग और कुछ नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सीनेट बोला जाता है, बाकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। तो हर कंट्री के अपने अपने नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट कलेक्टिवली दोनों हाउस को क्या बोला जाता है? चैम्बर ऑफ हाउस, है ना। सो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है 2 हाउस के बारे में। नेक्स्ट, 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। आप सभी को पता है, यदि हम हमारी कंट्री की भी बात करें तो यहाँ पे 2 हाउस है, ऑब्वियसली आगे हम डिस्कस करेंगे, बट मैं फिर भी अभी बता देता हूँ, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें जो लोकसभा है ना, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं दे आर डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ऑब्वियसली थ्रू द इलेक्शन के माध्यम से ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है उसमें 2 हाउस होते हैं। एक हाउस में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो कि इलेक्शन के माध्यम से लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, है ना। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि जो डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ये सारी पावर एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बदले, लोगों के द्वारा इन्हें चुना गया है तो ये उनके लिए सारी पावर यूज़ करते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। बट दूसरे पॉइंट में क्या होता है? द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। दूसरे हाउस के जो मेंबर होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के तो डायरेक्ट आए थे, राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो क्या होते हैं? वो डायरेक्ट इलेक्ट होके नहीं आते हैं, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्ट उन्हें वोट नहीं दिया जाता है। तो फिर ये कैसे इलेक्ट होके आते हैं? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होके आते हैं। यदि हमारी कंट्री की बात की जाए कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं, है ना, राज्यसभा के जो मेंबर हैं हमारी कंट्री में वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, मतलब कैसे उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो आपको पता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट जो हैं उनमें MLAs होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में उनमें विधायक होते हैं। तो इन विधायकों के द्वारा जिनको हमने चुना है उनके द्वारा क्या किया जाता है? जिन स्टेट्स के पास जितनी सीट्स हैं, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो
MP 11 हो गया, UP 30 हो गया। तो यहाँ से क्या होंगे, MP से 11 रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में आएंगे, UP से 30 रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में आएंगे। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किनके द्वारा इलेक्ट होंगे, जो 11 MP से आएंगे या जो UP से 30 आएंगे, या मान लो किसी भी कंट्री से, मान लो कोई XYZ कंट्री है जहाँ से 5 मेंबर आ रहे हैं, कहीं से 6 मेंबर आ रहे हैं, तो ये मेंबर किनके द्वारा इलेक्ट होके आएंगे, उन रिलेटेड स्टेट के जो MLAs हैं, है ना। मान लो MP के 11 आने हैं, तो MP के जो MLAs होंगे वो उन्हें क्या करेंगे, इलेक्ट करके भेजेंगे। तो ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि द सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, है ना। ये इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्टेट्स के MLA के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। और ये कौन से काम करते हैं, वैसे तो हमने देखा कि ज़्यादातर पावर काम कौन करता है, लोकसभा करती है, बट ये कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। कौन सा स्पेशल फंक्शन, ये होता है लाइक लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। मतलब एक तो किसी भी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट हो गई, है ना, नॉर्मली जिनके लिए काम लोकसभा ही करती है, पार्लियामेंट में हमने देखा था कानून वानून बनाने का। इसी तरह क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कई बार ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपोजिट होते हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है, कुछ घाटा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के द्वारा या मिनिस्टर्स के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो राज्यसभा होती है वो ये देखती है कि कैसे स्टेट को जो निर्णय लोकसभा के द्वारा लिया जा रहा है उससे जो हानि होने वाली है, जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं, उसे कैसे कम किया जा सके, है ना। मतलब कुल मिला के ये स्टेट्स के फ़ायदे के लिए बात करती है। हमारी कंट्री में हम स्टेट बोल देते हैं, कहीं पे जो कंट्री होती है वो सिंपल रीजन्स में डिवाइड होती है, कहीं पे दूसरे फेडरल यूनिट्स हो सकती है लाइक प्रोविंसेस वगैरह, जो भी आप बोल सकते हैं। तो राज्यसभा का काम क्या होता है, ये इंटरेस्ट किसका देखती है, राज्यों का इंटरेस्ट देखती है कि राज्यों को कहीं से कहीं तक इसमें जो भी कह सकते हैं पॉलिसी वाया द यूनियन गवर्नमेंट या लोकसभा के द्वारा लाने की बात की जा रही है, उसमें स्टेट्स को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। सो यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट कि सेकेंड हाउस जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और कुछ स्पेशल फंक्शन को ये परफॉर्म करता है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट को 2 हाउस में डिवाइड किया गया है, वो 2 हाउस कौन कौन से हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में। पार्लियामेंट कंसिस्ट 2 हाउस, है ना। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है वर्ल्ड लेवल पे, उनमें क्या किया जाता है, पार्लियामेंट को 2 हाउस में बांटा जाता है ना। तो इसी तरह इंडिया में भी नॉर्मली, हम अभी सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट हाउस की बात किया जाए तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो कंसिस्ट 2 हाउसेस। इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से ये 2 हाउस हैं इंडिया की पार्लियामेंट में? फर्स्ट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेकेंड इज़ हाउस ऑफ द पीपल। सिंपल आप लोगों को इनके जो नाम है, जो कि फेमस नाम हमारे चलते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये आप याद रख सकते हैं, है ना। पहले भी आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो, उसमें कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा, है ना, दूसरा है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है? राज्य सभा, राज्यों का ग्रुप, सिंपल हम बोल सकते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसे आप याद रखोगे, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों का समूह, है ना। एंड हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर, लोगों की सभा, लोकसभा। ये 2 टर्म आप लोग याद रख लोगे। काउंसिल ऑफ द स्टेट मीन्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, है ना। सो ये 2 हाउस हो गए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को 3 भागों में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों हाउस हो गए, और साथ में पार्लियामेंट को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्यों? चलिए देखते हैं। बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ अदर हाउस। ये पार्लियामेंट के पार्ट तो माने जाते हैं बट ना ही ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना ही ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये किसी के मेंबर नहीं होते हैं, है ना। ये पार्ट ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्यों इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, क्यों माना जाता है इन्हें इसका अभिन्न अंग? बिकॉज ऑल लॉ मेड इन द हाउस come into force only after they received the assent of the president। मतलब जो भी बिल लेके आया जाता है, बिल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कानून बनने से पहले जो प्रपोजल आता है ना। कोई भी कानून बनाना है उसके पहले जो प्रपोजल आएगा उसे हम बिल बोलेंगे। मान लो इस पे लोकसभा की परमिशन मिल गई है, राज्यसभा की परमिशन मिल गई है, दोनों हाउसेस की परमिशन मिल गई है। अब इसके बाद क्या, जैसे ही परमिशन मिल गई तो ये बोले कानून बन जाएगा? नो, ये अभी कानून नहीं बनेगा। तो ये कानून कब बनेगा? ऑल लॉ मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स। कोई भी कानून जो कि दोनों हाउसेस के द्वारा बना दिया गया है, दोनों हाउसेस के द्वारा बना दिया गया है, पास कर दिया गया है, कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव्ड द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट। वो कब फॉर्म में आएगा? जब उसे आफ्टर द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट के एसेंस हैं। तो वो कब फोर्स में आएगा? जबकि उसे प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाएगी। आफ्टर दे रिसीव द एसेंस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट की फाइनल परमिशन मिल जाएगी, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर कर देंगे तभी वो एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको ये पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कि इट कंसिस्ट टू हाउस, दो हाउस हो गया, लोकसभा राज्यसभा, और प्रेसिडेंट को भी इसका पार्ट माना जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना, प्रेसिडेंट के एसेंट्स के बिना, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना कोई भी बिल जो है वो एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखा हमने कि हमारे देश में दो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। तो क्या डिफरेंस होता होगा, क्या ज़रूरत होगी दो अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा बनाने की? तो सबसे पहले तो हमने अभी देखा था कि वर्ल्ड लेवल पे भी कि जो हाउस ऑफ पीपल होता है या लोकसभा होता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं बाय द पीपल एंड दे एक्सरसाइज ऑल द पावर बी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, है ना। लोकसभा में तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम सांसद बोलते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, बट राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एमएलएस के द्वारा उन्हें इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। और ये किसके लिए देखते हैं? राज्यों के लिए देखते हैं। ये राज्यों के बारे में सोचते हैं कि कहीं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ऑब्वियसली मतलब जो लोकसभा है या कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा जो लॉ लाए जा रहे हैं उनमें स्टेट्स को कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, ये देखने का काम होता है राज्यसभा का। और लोकसभा नॉर्मली जितने भी सारे काम होते हैं ज़्यादातर लोकसभा के द्वारा होते हैं। तो फिर क्या दोनों के पास इक्वल पावर होती होगी, या फिर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती होगी, या फिर लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है? ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारी पार्लियामेंट दो हाउस से मिलकर बनी है, तो विच वन हैव मोर पावर और बोथ कंसिस्ट इक्वल पावर? क्या दोनों के पास इक्वल पावर है या किसी एक के पास ज़्यादा पावर है? क्या यहाँ पे पॉइंट बनते हैं इससे रिलेटेड, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि राज्यसभा जो है उसे कहा जाता है अपर हाउस। यू विल रिमेंबर ऑल्सो दिस पॉइंट, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, है ना, कि राज्यसभा जो है उसे क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा जो है इसे लोअर हाउस कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है। व्हाट बाय? राज्यसभा को क्यों उच्च सदन और लोकसभा को क्यों निम्न सदन बोलते हैं? क्या इसका मतलब यहाँ पे ये तो नहीं होता कि बोले राज्यसभा को अपर सदन बोल रहे हैं, उच्च सदन बोल रहे हैं या अपर हाउस बोल रहे हैं, इसका मतलब बोले राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती होगी, है ना, और लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकसभा और राज्यसभा को जो अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, ये पुरानी परंपरा हम बोल सकते हैं, जो एंशियंट ट्रेडिशंस हैं, पुरानी परंपरा है, स्पेशली जो ब्रिटेन हमारी कंट्री में रूल किया था उसके अकॉर्डिंग ही चला आ रहा है।
ठीक है, इसीलिए आज भी इसे फॉलो किया जाता है कि राज्यसभा को अपर हाउस बोल देते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोल देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसीलिए भी राज्यसभा को अपर हाउस और कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये कंटिन्यू चलती है, आपको भी ये पॉइंट पता है। ठीक है ना। बट लोकसभा जो होती है वो हर 5 साल में डिसॉल्व होते जाती है, इसीलिए इसे लोअर हाउस हम बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। और ये एक ब्रिटेनिक जो कह सकते हैं पुराना ट्रेडिशन है वो भी है ना। इससे इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि बोले राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि वट इट डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल टू लोकसभा, है ना। अपर हाउस बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोले राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि लोकसभा के पास ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं जहां पे ये सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करती है, सबसे ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करती है राज्यसभा के मामले में। ठीक है ना। तो ये हेडिंग पूछी जाती है क्वेश्चन में, यदि 3 मार्क्स में पूछा जाए कि सुप्रीम पावर दैट एक्सरसाइज बाय द लोकसभा। ठीक है ना, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो यू विल रिमेंबर ऑल्सो कि कौन कौन सी ऐसी पावर होती है जहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हो जाती है राज्यसभा के कंपैरिजन में। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी रिलेटेड मैटर लाइक मनी विल या बजट भी हम बोल सकते हैं। आप लोगों को ये पॉइंट याद होगा, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनी विल कैन डिवाइड mainly into 2 type. First type is ordinary will and second type is money will, है ना। एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक क्या होता है, मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल क्या हो गया, जो हमारे सिंपल बिल होते हैं कानून बनाने से संबंधित, है ना, किसी भी मतलब हमारे देश के लिए किसी भी तरह के कानून बनाने से संबंधित। और दूसरा क्या होता है, मनी बिल, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑब्वियसली मनी, जैसे टैक्स से संबंधित हो गया, बजट से संबंधित हो गया। कुल मिला के बोल सकते हैं कि मनी से रिलेटेड जो बिल होगा, पैसों से संबंधित यदि कोई भी प्रपोजल पार्लियामेंट में बाय द मिनिस्टर लाया जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मनी बिल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी बिल से संबंधित जो भी बिल्स होते हैं, जो भी प्रपोजल्स होते हैं, उनमें किसके पास ज़्यादा पावर होती है। क्या दोनों के पास इक्वल पावर होती है, क्या राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है या लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है ना। चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे समझा कि लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी रिलेटेड मैटर। मनी से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, पैसों से संबंधित जो भी कानून होंगे, उसमें ज़्यादा पावर किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है, लोकसभा के द्वारा। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। मनी बिल हो या बजट हो, है ना, उसमें किसके पास ज़्यादा पावर होती है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यदि लोकसभा के द्वारा इसे पास कर दिया गया, इफ वंस द लोकसभा पासेस द बजट, यदि बजट को लोकसभा के द्वारा एक बार पास कर दिया, ठीक है, बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली सरकार के लिए, देश के लिए गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना, देन राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। यदि लोकसभा के द्वारा मनी से रिलेटेड कोई भी बिल पास कर दिया गया तो राज्यसभा इसे क्या नहीं कर सकती, इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसे हटा नहीं सकती। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है ना। इसी में आप कंटिन्यू याद रखोगे कि राज्यसभा जब इसे हटा नहीं सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, तो क्या पावर यहाँ पे राज्यसभा के पास होती है, मनी बिल से रिलेटेड, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 डेज और सजेस्ट चेंज इन इट। राज्यसभा के पास लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास होने के बाद क्या होगा, लोकसभा से पास हुआ और ये कहाँ जाएगा, अब ऑब्वियसली राज्यसभा के पास आएगा, है ना। और जब राज्यसभा के पास आएगा तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि राज्यसभा राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती जो भी बात कही गई है लोकसभा के द्वारा। तो फिर जब राज्यसभा के पास आएगा तो ये क्या करेगी, राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 डेज, इसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, राज्यसभा मनी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। और यदि इनको लगता है कि कोई सजेशन करना चाहिए तो ये सिर्फ सजेस्ट कर सकती है, अपने सिर्फ सुझाव दे सकती है कि जो बिल लोकसभा में मनी से रिलेटेड पास किया गया है उसमें इस टाइप के चेंज होने चाहिए, ये सुझाव दे सकती है। बट क्या
कंपलसरी होगा राज्यसभा के लिए जो सुझाव कंपलसरी होगा लोकसभा के लिए कि राज्यसभा के सुझाव को, सजेशंस को वो माने ही माने? नो, लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट द चेंज। लोकसभा चाहे तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकती है, लोकसभा चाहे तो इसे मान भी सकती है या इसे नहीं भी मान सकती, इसे रिजेक्ट भी कर सकती है ना। सो ये पहला पॉइंट था हमारा, सुप्रीम पावर जो कि मनी बिल से रिलेटेड एक्सरसाइज की जाती है बाय द लोकसभा। क्या हमने देखा कि मनी बिल में ज़्यादा पावर लोकसभा के पास होती है, जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती कि वो इसे रिजेक्ट कर सके, कैन नॉट रिजेक्ट इट, है ना, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद राज्यसभा के पास जब जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 14 डेज तक अपने पास रख सकती है और चेंज करने के सजेशन दे सकती है। एंड लोकसभा चाहे तो इसे चेंज कर भी सकती है सजेशंस पे राज्यसभा के, और उन्हें नहीं लगता तो वो चेंज नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर, ठीक है ना। ये एक पावर हो गई। दूसरी क्या पावर होती है लोकसभा के पास, देखते हैं ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने मनी बिल से रिलेटेड देखा, अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड पावर जो होती है वो दोनों हाउस के पास लगभग इक्वल होती है ना। राज्यसभा के पास भी पावर होती है, लोकसभा के पास भी पावर होती है, और ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी चैम्बर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ऑल्सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट मनी विल ओनली इंट्रोड्यूस इन Lok Sabha. You will remember also this point. Money bill can only introduce in Lok Sabha, but ordinary bill can introduce not only in Lok Sabha but also in Rajya Sabha, और कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में क्या पावर होती है लोकसभा के पास। तो सिंपल पॉइंट है, एनी ऑर्डिनरी बिल नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस। दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। यदि लोकसभा से स्टार्ट होता है तो लोकसभा से पास होगा, देन राज्यसभा से पास होगा, देन प्रेसिडेंट के एसेंस के लिए जाएगा। इसी तरह राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो फिर लोकसभा से पास होना जरूरी है, राज्यसभा से पास होने के बाद और फिर प्रेसिडेंट के एसेंस के लिए जाएगा। सो एनी ऑर्डिनरी बिल नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस से इसे पास होना जरूरी है। बट देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन टू हाउसेस। बट यदि मान लो एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हो रहा है, कुछ उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं अपने व्यूज़ को लेकर, है ना, मान लो दोनों के बीच में कुछ कह सकते हैं विवाद चल रहे हैं कुछ पॉइंट्स को हटाने के लिए लेकर, तो एक हाउस में पास हो गया है, दोनों में दूसरे हाउस में पास नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउस, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन जॉइंट सेशन। यदि दोनों के बीच में दोनों के मतभेद होते हैं तो फाइनल डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा, जॉइंट सेशन में लिया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट सेशन? जॉइंट सेशन मीन्स मेंबर ऑफ बोथ हाउस आर sit together. You will remember this point. Member of both house are sit together. मतलब ये दोनों हाउस थे, लोकसभा है ना एंड राज्यसभा, ये अलग अलग इस बिल को पास नहीं कर रहे थे, है ना, कुछ मतभेद थे। तो फिर क्या किया जाएगा, इनकी जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें दोनों चैम्बर के मेंबर जो हैं वो एक साथ बैठेंगे, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेशन। मेंबर ऑफ बोथ हाउस आर सिट टुगेदर, दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी दोनों हाउस की यदि कोई मतभेद होता है, तो ये सिंपल पॉइंट होता है। बट जब दोनों हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी और दोनों हाउस की मीटिंग बुलाने के बाद हमने क्या देखा, फाइनल डिसीजन इज टेकन इन जॉइंट सेशन। ये जॉइंट सेशन जो होगा उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। बट क्या पॉइंट आपको याद रखना है, बट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज टू बी प्रिवेल इन सच अ मीट। आपको पता है कि लोकसभा में आज एट द प्रेजेंट टाइम या मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में आज के समय में बात करें तो 552 है ना। अभी 545 है बट 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 हो सकते हैं एट द प्रेजेंट टाइम। नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 245। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि लोकसभा के पास ज़्यादा मेंबर हैं, डबल मेंबर है कंपैरिजन टू राज्यसभा, 2 टाइम ज़्यादा मेंबर है कंपैरिजन टू राज्यसभा। तो भैया जब दोनों का जॉइंट सेशन होगा और दोनों लोग वोटिंग करेंगे किसी भी विषय पे, तो किसकी बात यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल लगेगी? ऑब्वियसली इनके मेंबर ज़्यादा है ना, ज़्यादा लोग इनके पक्ष में दिखेंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर द व्यू ऑफ लोकसभा इज टू प्रिवेल इन सच सच मीटिंग, है ना। ऐसी मीटिंग में क्या होते हैं, प्रिवेल या प्राथमिकता किसको मिल जाती है, जो हमारी लोकसभा है उसको प्रिवेल मिल जाता है, उसको प्राथमिकता मिल जाती है, या फिर उसे पास कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ऑर्डिनरी बिल से संबंधित। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, थर्ड पॉइंट, दैट इज लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली भैया हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ग्रुप ऑफ ऑल द मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होंगे उन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे, संयुक्त रूप से सारे मिनिस्टर्स को हम क्या बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कहाँ से बनते हैं, ऑब्वियसली लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी आती है, लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, है ना, और यदि नहीं मिलते तो कई बार वो कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार भी बनाती है। मतलब जब मेजोरिटी होती है किसी भी पार्टी के बाद पास, तो उस मेजोरिटी पार्टी का क्या होता है, पीएम अपॉइंट होता है। लोकसभा का पीएम ज़्यादातर, राज्यसभा से भी आते हैं बट नॉर्मली ज़्यादातर पीएम लोकसभा के ही अपॉइंट होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के। और फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर्स का ग्रुप बनता है, वो भी तो लोकसभा से ही बनते हैं ना। और आपको पता है हमारे देश में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो कैबिनेट के द्वारा पीएम के साथ मिलकर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम पावर किसके पास हो गई, लोकसभा के पास हो गई, है ना। सो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड PM appointed to be टू द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। मेजोरिटी पार्टी से लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी जो है इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में जो मेजोरिटी पार्टी आती है उससे पीएम बनता है, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं जो मैक्सिमम पावर क्या एक्सरसाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमारी हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग थी कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहाँ पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है कंपैरिजन टू राज्यसभा। तो पहला हमने यहाँ पे क्या देखा था, पहला हमने देखा था मनी से रिलेटेड पावर, है ना। पैसों से रिलेटेड जो भी पावर होंगी, मनी बिल हो गया या बजट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा पावर किसके पास थी, लोकसभा के पास थी। दूसरा हमने क्या देखा था, ऑर्डिनरी बिल में यदि दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होते हैं, मतभेद होते हैं, तो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है। और इस जॉइंट सेशन में प्रिवेल किसको मिल जाता है, लोकसभा को मिल जाता है, क्योंकि इनके पास मेंबर ज़्यादा है, डबल टाइम मेंबर है अप्रॉक्स कंपैरिजन टू राज्यसभा। और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि ज़्यादातर जो लोकसभा की मेजोरिटी पार्टी होती है उससे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं और उन्हीं के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोकसभा के पास सुप्रीम पावर होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में कुछ मामलों में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक पार्लियामेंट, जो कि हमने 2 वीडियो में सारी डिटेल्स कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं एक बार 2 बार वीडियो को देख के, तो इस चैप्टर से आपके जो 5 मार्क्स हैं, ऑब्वियसली पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो MCQs में पूछा जाए या 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाए या 5 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट एक बड़ा पूछा जाए, आप उसे बहुत अच्छे से उसके साथ डील कर सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।